हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। ठीक है ना। देखिए, ये जून 2020 का था बट एग्जाम इसका शायद सितंबर मंथ में हुआ था, है ना। काइंडली एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा देखते हैं तो बहुत सारे हेल्प आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, सीयूटी पीजी के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हैं या फिर टीजीटी पीजीटी के हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स में 50% का ऑफ चल रहा है, जो ये ऑफर एंड हो जाएगा आपका 31 दिसंबर को। ठीक है ना, तो इस ऑफर का बेनिफिट लीजिए। बाकी अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारे पास ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, रांची झारखंड, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए हो सकता है क्वेश्चन का अरेंजमेंट आगे पीछे हो, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपका जून 2020 का है, जो कि एग्जाम सितंबर 2020 में हुआ था। ठीक है ना। कहता है इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज टूल्स ऑफ। जब हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं तो उसमें किस प्रकार का टूल यूज करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ओनली, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ओनली, नीदर माइक्रो नॉर मैक्रो, या फिर बोथ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी बट वी ऑल एक्सटेंड अडेप्ट एंड इंटीग्रेट देम। मतलब क्या सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल यूज करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, सिर्फ मैक्रो का करते हैं, दोनों का ही नहीं करते हैं, या फिर दोनों को एक साथ करते हैं यूज? देखिए करेक्ट आंसर क्या है, जब भी हम लोग स्टडी करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का तो ट्रेड थ्योरीज, जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है उसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग उसमें एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही स्टडी करते, दोनों का ही यूज करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के स्टडी में। तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ब्लैकर्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक तरफ पॉपुलेशन थ्योरी का ग्रोथ दिया हुआ है, मतलब पॉपुलेशन थ्योरी दिया हुआ है, एक तरफ उसमें जो स्टेजेस यूज किए गए वो दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट में बता दे रहा हूं आपको। कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने 4 स्टेजेस बताया था। हाई स्टेशनरी, मतलब जिसमें बर्थ रेट भी काफी ज्यादा, डेथ रेट भी काफी ज्यादा, फिर अर्ली एक्सप्लोसिव इंक्रीज, है ना, जिसमें डेथ रेट डिक्लाइन करने लगता है लेकिन बर्थ रेट अभी भी ज्यादा ही होता है। लेट एक्सप्लोसिव इंक्रीज मतलब डेथ रेट काफी ज्यादा स्लो डाउन होता है, बर्थ रेट भी थोड़ा थोड़ा गिरता है, लेकिन क्या होता है ना, डेथ रेट ज्यादा तेजी से घट जाता है। फिर लो स्टेशनरी, जब डेथ रेट बर्थ रेट दोनों ही पूरा कम हो जाता है। ये कार्ल मार्क्स ने 4 स्टेजेस की बात किया है, सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेजेस की बात किया है। एक है हाई स्टेशनरी, अर्ली स्पेंडिंग फेज, लेट स्पेंडिंग फेज, लो स्टेशनरी फेज, जैसा था कार्ल मार्क्स का वैसा ही था। एक है डिमिनिशिंग स्टेज, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन घटने लगता है क्योंकि बर्थ रेट घट जाता है डेथ रेट से भी। ठीक है, लैंड्री ने थ्योरी दिया था, इसमें 3 तरह के फेजेस की बात किया है। प्रिमिटिव रिजिम, इसमें सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स की बात किया है, उसके साथ रिलेट करता है पॉपुलेशन का ग्रोथ। दूसरा इंटरमीडिएट रिजिम, इसमें कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ पॉपुलेशन थ्योरी जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रिलेट करता है। मॉडर्न अप्रोच जो है ये जो है ना, कहता है ना तो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स की बात करता है ना तो डेवलपमेंट के साथ, इसके साथ कोई रिलेशन जब नहीं बचता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो थर्ड स्टेज मॉडर्न वाला होता है। और सिडविक ने स्टैटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप देखिए कार्ल मार्क्स ने कितना स्टेजेस की बात किया? 4, तो ऑप्शन पहला का 3 होगा। ब्लैकर ने कहा 5, तो बी का 5 होगा। लैंड्री ने कहा 3, इसने कहा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ना डायरेक्टली, 1 का ऑप्शन नंबर हो गया 3। ठीक है, 2 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, सी का हो गया ऑप्शन नंबर 2, और इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए 3 4 2 1 है कहीं,
3421 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में। एक और चीज देखिएगा, अगर 1 2 भी आपको याद है ना, देखिए पे आंसर मैच कर जाता है। अगर सिर्फ कार्ल मार्क्स का भी पता होता तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 3 सिर्फ एक ही दिया था, तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पावर्ड मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म ऑफ मनी दैट इंपैक्ट मनी सप्लाई। जो हाई पावर्ड मनी होता है, ठीक है, वो मनी सप्लाई को इंपैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है करेंसी विद द पब्लिक एंड रिजर्व रेशियो, ठीक है, रिजर्व बैंक का जो रिजर्व मनी होता है वो, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये जो रीजन है ना, ये कभी कहीं असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाई पावर्ड मनी जो है वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जितना ज्यादा हाई पावर्ड मनी होगा उतना ज्यादा मनी सप्लाई होगा, राइट। वही कहता है कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है, बिल्कुल करता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएट किया गया उससे कोई लेना देना हमारा हाई पावर्ड मनी का वो रिलेट नहीं कर रहा है, वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए चौथा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए लीनियर, ठीक है। तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक्स हाईएस्ट पावर जो है 2 है, लीनियर में क्या हाईएस्ट पावर 1 होगा, ठीक है। बी नंबर भी नहीं होगा चूंकि एक्स वाई 2 है, ठीक है, 2 टर्म है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड भी नहीं है, इसमें भी पावर 2 है। डी नंबर हमारा होगा मिनिमाइज जेड इक्वल 5x + 2y, ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल एक्स वाई है तो ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेड अफेक्ट्स, मतलब ट्रेड में जब ट्रेड यहाँ पे मतलब मेनली इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, वो अफेक्ट करता है क्या, पैटर्न ऑफ ट्रेड का। बिल्कुल, अगर देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ता है तो प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ जाता है, जब प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ता है तो उसका डिमांड घटता है, तो ट्रेड का पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज होगा। बाउंड्रीज बिटवीन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स, हाँ ये ट्रेडेबल गुड्स और नॉन ट्रेडेबल गुड्स के बीच में है ना एक बाउंड्री बनाता है। ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, प्राइसेज बढ़ जाता है, ठीक है। और प्राइसेज बढ़ता है तो एक प्रकार का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। बाउंड्रीज ऑफ नॉन ट्रेडेबल गुड्स, तो सिर्फ नॉन ट्रेडेबल तो नहीं होगा ना, ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल दोनों जो ऑप्शन दिया ही था, तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ए बी सी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 का ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, कहता है प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन फेलियर, है ना, इन द मार्केट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, मार्केट में अगर हो तो वो क्या करता है, एडवर्स सिलेक्शन, बिल्कुल। अगर एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो दूसरा पार्टी के पास कम इंफॉर्मेशन है तो वहां पे एडवर्स सिलेक्शन का समस्या क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज डिमिनिश विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, नहीं ये कॉज नहीं है, ठीक है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का ऐसा कुछ नहीं होता है। इफिशियंसी वेज, नहीं बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, बिल्कुल ये भी होगा। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम डायरेक्टली एक एग्जांपल समझिए, पॉलिटिशियन एंड वोटर्स, अभी वही दौर चल रहा है ना। पॉलिटिशियन जो प्रॉमिस करता है वोटर्स को, क्या वो मिलता है, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो क्या हुआ, मार्केट फेल होगा ना। और जनरली पूरी तरह से जो प्रोमिसेस की जाती है पार्टीज के द्वारा, नेताओं के द्वारा, वो पूरा तरह से फुलफिल नहीं होता है, तो वो भी एक प्रकार से इंफॉर्मेशन फेलियर है, ठीक है। मतलब लोगों को बोला, लोगों ने वोट कर दिया, ठीक है। नेता ने कहा कि मैं आपके लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, लोग वोट कर दिए, बाद में नहीं मिला तो क्या हो गया, मार्केट फेलियर आ गया। और ये मार्केट फेलियर का क्या रीजन था, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। वोटर ने उसे क्यों वोट किया, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी थी। अगर उसे पता होता कि ये प्रॉमिस तोड़ने वाला है ये नेता, तो ऑब्वियस सी बात उसको वोट नहीं करता, ठीक है। ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हो गया। तो 6 का सिर्फ होगा ए एंड डी, कहीं ए एंड डी सी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल, ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। द कोएफिशिएंट ए शोज मैनेजरियल इफिशियंसी, बिल्कुल जब लेबर कैपिटल को मैनेज करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मतलब लेबर कैपिटल का कंबाइंड इफिशियंसी जो है वो ए दिखाता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। इफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1,
देन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को दिखाता है, अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू 1 हो तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को दिखाता है, अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 हो तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को दिखाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ L फॉर K इज गिवन बाय, देखिए ध्यान रखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मतलब MRTS LK, इसका फॉर्मूला होता है MPL बाय MPK, ठीक है। और MPL जो होगा, MPL इसको डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, MPL का मतलब ये प्रोडक्शन फंक्शन को लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो MPL बराबर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन Q विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, क्या आएगा भाई, L का पावर अल्फा है तो अल्फा बाहर आ गया, L का पावर अल्फा माइनस 1, K का पावर बीटा एज इट इज रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा L का पावर अल्फा, L का पावर माइनस 1, K का पावर बीटा, मतलब अल्फा बाय L होगा, यहाँ फिर बचा L का पावर अल्फा, K का पावर बीटा, तो कितना आएगा, अल्फा बाय L इंटू Q लिख सकते हैं। जब MPK निकालेंगे उसी प्रकार से वो MPK आ जाएगा, बीटा बाय K इंटू Q, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा, राइट। तो अगर हम इस पे पुट कर दें अल्फा बाय L इंटू Q बाय बीटा बाय K इंटू Q, तो Q कैंसल, क्या हो गया, अल्फा बाय L इंटू K बाय बीटा, दैट इज अल्फा K L बीटा, और क्या है हमारा बीटा के अल्फा L है, तो नहीं होगा, ये गलत आंसर ऑप्शन है हमारा, MRTS L के ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अभी तो निकाला ना, बीटा बाय K इंटू Q, तो मतलब वही एक ही चीज है, Q इंटू बीटा बटा K, बिल्कुल ये भी सही है। तो A B D ऑप्शन नंबर बी है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थ्योरी कौन दिया बताना है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ये लिविंगस्टन के द्वारा दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, ये सोलो के द्वारा दिया गया न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, जो कि इंप्रूवमेंट था ओवर हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल, और जो सोलो का मॉडल है इसको एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल कहा जाता है, ठीक है। अब है डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी, ये CP ब्लैकर ने दिया है और एज ऑफ हाई मास रोस्टो ने दिया है। तो पहला का ऑप्शन कौन सा होगा, पहला का हमारा आंसर होगा 4, दूसरा का होगा 3 और तीसरा का होगा डेमोग्राफी ट्रांजिशन ना, ये ब्लैकर, तो ऑप्शन 1 एज ऑफ हाई मास रोस्टो। रोस्टो ने स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन की बात किया था, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की बात किया था, ठीक है। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विच हैज द बेस्ट और द लिस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट, ठीक है, मतलब टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा हो जो बेस्ट इकोनॉमिक इफेक्ट हो या फिर लिस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट हो, ये किन्होंने कहा था, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीधा सीधी ये एक स्टेटमेंट है, इसका आंसर मार्शल होगा, ठीक है। तो बी हम ये अच्छा यहाँ उल्टा पुल्टा लिखा गया है, यहाँ मार्शल ने बोला है तो ये हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज गिवन बाय, मतलब जो हमारे पास लेबर फोर्स जितना है उसमें से, मतलब अगर हमें यह पता करना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, मतलब कितने लेबर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, मतलब लेबर फोर्स, ठीक है, सिंपली क्या होगा, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज, ठीक है, वर्किंग एज 14 to 64 जनरली कहा जाता है उसको, यहाँ पे वर्किंग एज नहीं लिखा हुआ, तो एडल्ट पॉपुलेशन हम लोग मान ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन इनटू 100। टोटल पॉपुलेशन मत कर दीजिएगा, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पूछ रहा है ना,
तो लेबर जो हमारा वर्किंग एज है, जो एज ग्रुप है 40 मतलब 15 से 64, उसमें से कितने परसेंट जो है ना वो क्या करे लेबर फोर्स में है, ठीक है, वो होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है नेक्स्ट है हमारे पास 11 नंबर, गेम थ्योरी का प्रॉब्लम है। कहता है वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा। देखिए ये प्रॉब्लम दिया है, सबसे पहले ना मैक्सिमिन मिनिमैक्स का स्ट्रेटजी अपनाइए। रो का मिनिमम निकालते हैं हम लोग, क्या कैसे निकालते हैं, रो का मिनिमम निकालिए। रो का मिनिमम क्या होगा, इसमें 2 होगा, इसमें -5 होगा, इसमें -2 होगा, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम जो होगा उसको बोलते हैं मैक्सिमीन। क्या बोलते हैं, मैक्सिमीन। मैक्सिमीन हमारा कितना आया, 2 आया, ठीक है। मिनिमम मतलब हम लोग अब कॉलम में मैक्सिमम निकालेंगे, कॉलम का मैक्सिमम। कॉलम में मैक्सिमम, पहला कॉलम मैक्सिमम कितना 2 है, दूसरा में कितना है मैक्सिमम 6 है, तीसरा में कितना है मैक्सिमम, ये भी 2 है, ठीक है। तो भाई यहां से मिनी मैक्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मिनी मैक्स मतलब मिनिमम फ्रॉम दी मैक्सिमम, मिनी मैक्स, राइट। क्या है, मिनी मैक्स हमारा 2 गो है, ये भी है ये भी है, ठीक है, 2 आया, राइट। अब एक बात बताइए, हमारे पास 3 टर्म मैक्सी मीन जो है यहां से आया, मिनी मैक्स यहां से और यहां से आया है, ठीक है। मतलब कि ये 2 कहां से आया, ये 2 हमारा आया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से आया, यहां से आया, ये हमारा मिनी मैक्स आया है जो 2, फिर मैक्सी मीन में और सॉरी इसमें भी लास्ट में भी ना ये 2 यहां से आया है, और जो हमारा ये मिनी मैक्सी मीन वाला है वो 2 जो है वो भी यहीं और यहीं से आया था, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मैक्सी मीन इक्वल टू मिनी मैक्स हो गया, तो भाई देयर इज सैडल पॉइंट, वैल्यू ऑफ गेम 2 होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम 2 होगा, सब में ऑप्शन 2 ही दिया है, तो चलो उसको नहीं। अब स्ट्रेटजी देखते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी किसका कौन सा है, ठीक है। तो देखो अगर ये 2 की बात करें तो ए का A1 बेस्ट स्ट्रेटजी है, बी का B1 बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर इसकी बात करें तो ए का A3 बेस्ट स्ट्रेटजी है, बी का B1 बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर इसकी बात करें तो ए का हमारा A1 बेस्ट स्ट्रेटजी है, बी का B3 बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो दीज आर द बेस्ट स्ट्रेटजी, एक से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, बेस्ट स्ट्रेटजी। तो कहीं है A1 B1 दिया है, A3 B1 दिया है, A1 B3 दिया है, वैल्यू ऑफ गेम ऑप्शन नंबर बी होगा। इजी है, ठीक है। चलिए अगर इसमें कंफ्यूजन होगा ना तो मैंने ये हॉट टॉपिक्स डिस्कशन में गेम थ्योरी कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में आपका दिया हुआ है, जो यूजीसी नेट का प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, द इंडोजेनस ग्रोथ थ्योरीज सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, इंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी में कहा गया ना जो विद इन द मॉडल इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो इंटरनल फैक्टर्स क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, नॉलेज, ये सब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर ले जाता है। स्टेटमेंट 2 जो हमारा वो कहता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ह्यूमन कैपिटल में, इनोवेशन में, नॉलेज में, ठीक है, रिड्यूसेस द डिमिनिशिंग इन रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन सब में इन्वेस्ट किया जाए तो इन्वेस्टमेंट में जो डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है उसे कम किया, उसे हटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव हो रहा है, इनोवेशन अच्छा हो रहा है, नॉलेज अच्छा बढ़ रहा है, तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलेगा, डिमिनिशिंग नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी। देखो नेशनल इनकम आइडेंटिटी जो हमारा है ओपन इकोनॉमी मॉडल का, वो होता है कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, प्लस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है इनकम आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सिर्फ सी ही पैसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सी ओनली, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना, काफी इजी है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मैच करना है, एक तो मैच करने वाला भर भर के दिया है 2020 में, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये दिया है, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो था वो प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है, ठीक है। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड, ये दिया है हेक्स्टर ओलिन एचओ थ्योरी जो है, जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के बारे में बात किया था कि जिस कंट्री में जो फैक्टर मतलब ज्यादा है, मतलब
जैसे कोई कंट्री है लेबर अबंडेंट है, वहां लेबर ज्यादा है, तो उस कंट्री को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर कैपिटल स्कार्स है तो उसे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है। ऑफर कर मार्शल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हैबरलर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, हमारा आंसर हो गया एब्सोल्यूट कॉस्ट का ऑप्शन नंबर 3, फैक्टर प्रोपोर्शन ऑप्शन नंबर 1, ऑफर कर्व ऑप्शन नंबर 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑप्शन नंबर 4। तो 3124 ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 होगा। बिल्कुल 0 होगा। काहे होगा, क्योंकि भाई कहता है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम सारे के सारे 0 रहेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा। इवन ये भी कहा जाता है अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तब भी वहां पे 0 होगा। तो यहाँ पे एक कॉलम जो हमारा सेकंड कॉलम पूरा का पूरा 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 होगा। असर्शन सही है। रीजन दिया है, लैपलेस एक्सपेंशन परमिट्स इवैल्यूएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। बिल्कुल ये भी सही है। लैपलेस ने कहा है, लैपलेस एक्सपेंशन जो मेथड है उसमें कहता है हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम का यूज करके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। तो जब अगर हम सेकंड कॉलम को लेकर के बनाए तो 0 इंटू उसका माइनर लेंगे, फिर प्लस माइनस वही 0 लेकर के उसका माइनर, फिर 0 लेके उसका माइनर, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 सब तो 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा ना। तो बिल्कुल रीजन असर्शन दोनों सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए 16 नंबर है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट्स फ्रॉम। देखो जो ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल थ्योरीज है उनका कहना था आउटपुट ग्रोथ कैसे होता है, इंक्रीज इन लेबर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। बिल्कुल लेबर के क्वांटिटी बढ़ाया जाए, क्वालिटी बढ़ाया जाए तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इंक्रीज इन कैपिटल, वो लोग कैपिटल को की मानते थे ग्रोथ का। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बारे में वैसा नहीं कहा। बेसिक जो मॉडल्स हैं ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल वो क्लोज्ड इकोनॉमी पे ज्यादातर बेस्ड हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, हाँ ये भी सही है। तो ए बी डी कहीं है, ए बी डी, यस ऑप्शन नंबर डी में, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन ये भी है। फिर से मैच करने हैं, लीनियर फंक्शन वेरिएबल का पावर हाईएस्ट 1, तो यहाँ पे है इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, मतलब ऑप्शन नंबर 1 देखिए वही है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर हो गया। एक्सपोनेंशियल जिसमें एक्सपोनेंशियल पावर दिया रहे, ठीक है, तो ये तो इसका 3 का 3 ही होगा। पावर फंक्शन क्या होगा, ये जो हमारा हाई मतलब x का पावर 1 से ग्रेटर हो, सिर्फ वैसा तो सिंपली पावर फंक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा 4132 ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है। 67% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट आर मार्जिनल लैंड होल्डर विथ लेस देन 1 हेक्टेयर। जो मार्जिनल लैंड होल्डर्स होते हैं ना, वो उसके पास क्या होता है 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है। ये 67% है, बिल्कुल ये सही है। 10% ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हैव 10 हेक्टेयर्स और मोर, 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा अगर हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लार्ज फार्मर्स। ठीक है, लार्ज लैंड होल्डर्स। ये गलत है, ये 1% से भी कम है, तो यहाँ पे तो 10% लिख दिया, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इन द रूरल सेक्टर लैंड इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम, बिल्कुल लैंड जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम है। ड्यू टू द हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल, हाँ इंडिया में ये तो है। तो ऑप्शन पूछा था रॉन्ग है, तो रॉन्ग हमारा बी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 19 नंबर। कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइडर इज 0.8 एंड टोटल राइडरशिप पर डे इज इतना लाख 1.5 लाख। If price of bus ride rises by 5%, the change in total metro ride will be। देखो बस राइड और मेट्रो राइड सब्स्टिट्यूट है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहता है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मान लो एक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन
प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक्स मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि किसका, मेट्रोराइड का, मेट्रोराइड का किसको मान लेते हैं, मेट्रोराइड। ठीक है, वाई जो है वो हम लोग मान लेते हैं बस राइड। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी 0.8 दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वही तो हमें निकालना है, मतलब मेट्रो राइड्स में क्या चेंजेस हुआ वही निकालना है ना, डिवाइडेड बाय क्या हुआ, प्राइस में चेंज कितना 5% का चेंजेस है, तो मल्टीप्लाई करें कितना होगा 4 इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, ये परसेंटेज चेंजेस है। तो टोटल नंबर पूछा है तो 1.5 लाख है ना, तो टोटल नंबर जब निकालना हो क्या करेंगे, 1.5 लाख को, 1.5 लाख हमारा है ना, 1.5 लाख हो गया, हाँ, गुना कर देंगे 4% से। 4% का मतलब क्या होता है भाई, 4% का मतलब होता है 4/100 मतलब 0.04, तो कितना हो गया 1.5 लाख गुने 0.04 कितना आएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे 6000 इसका आंसर आएगा। चेक कर सकते हैं आप, ऐसे मैं भी चेक कर दे रहा हूं एक बार। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 0.04, 0.04 कहाँ गया, 0.04 इंटू है ना, सॉरी 150 इंटू 0.04, हाँ 6000 होगा, करेक्ट आंसर है, सही कर रहा था मैं, है ना, 3 नंबर होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फॉर एनी टू इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी विल बी इक्वल टू, क्या होता है इसका मतलब भाई, 3 टर्म लिखा है। इक्वली लाइकली का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जितना आएगा उतना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। एग्जॉस्टिव मतलब सारा एग्जॉस्ट कर रहे, सारा मतलब जो है ना हो ही जाना इवेंट। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। और 1 कब होगा, जब ये 0.5 हो और ये 0.5 हो तभी ना। तो कहता प्रोबेबिलिटी, और दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक इवेंट का होने से दूसरा कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इसमें निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा 0.5 इंटू 0.5, क्लियर, क्या आएगा 0.25, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें ना, देखिए ये होता है P01 प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इतना इक्वल टू सिग्मा ऑफ P1 Q1 बाय P0 Q0। 1 का मतलब P1 का मतलब होता है करंट ईयर का प्राइस, Q1 का मतलब होता है करंट ईयर का क्वांटिटी, P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस, ये होता है बेस ईयर का क्वांटिटी। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये होता है, फीसर ही है जो दोनों सेटिस्फाई करता है, बाकी नहीं करता है। तो हमारा आंसर सिर्फ फीसर होगा, क्योंकि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फीसर सेटिस्फाई करता है। याद रखिएगा फीसर टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों सेटिस्फाई करता है, इसीलिए फीसर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी हम लोग कहते हैं। फिर से मैच करना है, चैम्बरलिन ने जो मॉडल दिया है वो स्मॉल ग्रुप मॉडल है, ओलिगोपोली में मैंने डिस्कस किया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा ये 45 डेज चैलेंज में जिस दिन मैंने ओलिगोपोली के बारे में बताया तो आपको आंसर पता होगा। ट्वीजी ने किंग डिमांड मॉडल की बात किया, बिल्कुल सही। स्टेकलबर्ग ये रिएक्शन कर्व की बात किए थे, और फेनर जो है ना ये प्राइस लीडर मॉडल की बात किए थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहां है 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए 23, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनिशियली सेलेक्टेड फ्रॉम स्टेट अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960, ये आया था जो हमारा IADP जो स्कीम आया था, ये था कि जो फार्मर्स हैं उसको इजीली अफोर्डेबल लोन मिल सके ताकि वो सीड्स को खरीद सके, फर्टिलाइजर्स को खरीद सके। ठीक है, तो यहाँ सवाल है डिस्ट्रिक्ट इनिशियली सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, कितने डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट किया गया था, तो इसका आंसर ना 7 डिस्ट्रिक्ट है फ्रॉम 7 स्टेट, मतलब 7 स्टेट से कुल मिलाकर के कितना 7 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। वो कौन कौन सा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं,
शाहबाज बिहार से, तंजौर तमिलनाडु से, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, पाली राजस्थान, रायपुर मध्य प्रदेश, लुधियाना पंजाब, अलीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया था फ्रॉम द 7 स्टेट्स। क्लियर है? चलिए 24 नंबर है, कहता है द रेबिन्स्की थ्योरम पोस्टुलेट दैट अ कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस एंड इंक्रीज इन द एंडोमेंट ऑफ वन फैक्टर will increase it by a greater proportion of the output of the commodity intensive in that factor and will reduce the output of other commodity। याद रखिए, मैंने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बताया इस 45 डेज के चैलेंज में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको आज ही जितना मैंने हॉट टॉपिक डिस्कस किया है उसमें से आज के ही क्वेश्चन में 2, 3, 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा, जितना भी मैंने हॉट टॉपिक डिस्कस किया अगर नहीं देखे हैं तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, जरूर देखिए। ठीक है, तो रेबेन्स्की ने कहा था अगर किसी कंट्री में कोई एक फैक्टर का एंडोमेंट बढ़ता है, मतलब किसी कंट्री में लेबर बढ़ता है, ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है उसका उत्पादन बढ़ जाएगा और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का उत्पादन घट जाएगा। रीजन मैंने बताया, जाइए वो वीडियो को देखिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम पोस्टुलेट दैट एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, डिक्रीज द रिटर्न ऑन अर्निंग ऑफ द फैक्टर। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं कहा था कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो फैक्टर उसमें लगा रहे उससे रिटर्न या अर्निंग घट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कहा। स्टॉपलर-सैमुअल्सन ने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन के बारे में बात किया था। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस हो, ठीक है, फ्री ट्रेड हो, ठीक है, तो जो क्या होगा वैसे सिचुएशन में फैक्टर प्राइस जो है ना डिफरेंट कंट्रीज का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्या है 25 नंबर कहता है मार्केट फेलियर इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मार्केट फेलियर का क्या सोर्सेज है, तो याद रखिएगा इम्परफेक्ट मार्केट होता है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है, पब्लिक गुड्स होता है, एक्सटर्नलिटीज होता है। ये 4 सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर हैं। पॉवर्टी तो नहीं है तो गलत है, प्राइवेट गुड्स नहीं पब्लिक गुड्स होता है। एक्सटर्नलिटी मार्केट पावर, ठीक है, मार्केट पावर मतलब मोनोपोली पावर तो नहीं है, तो बी एंड सी होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है सिनोरेज इन बैंकिंग मीन्स। क्या होता है इसका मतलब? देखिए ये जो टर्म है इसका मतलब होता है सिंपली, है ना, कि जब गवर्नमेंट न्यू करेंसी जो है ना उसको बनाती है, उसको मिंट करती है या फिर करेंसी जो है उसको छापती है, ठीक है, बनाती है, तो वैसे सिचुएशन में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जैसे सिंपल सी बात है 2000 का नोट बनाया है सरकार ने, ठीक है, इसको बनाने में खर्चा लगा 100 रुपया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग 100 रुपीज हुआ, तो क्या बेनिफिट हुआ भाई? 1900 रुपीज का बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये कैसे बेनिफिट हुआ? बाय प्रोवाइडिंग न्यू करेंसी। ठीक है, तो क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन देखते हैं, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ करेंसी विद इन एन इकोनॉमी। बिल्कुल, इकोनॉमी में जब हम लोग करेंसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके टर्म में भी ये वर्ड यूज होता है, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द मनी। फेस वैल्यू कितना है? 1900 रुपया है ना, तो देखो और मनी ऑफ मनी, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट, मतलब फेस वैल्यू कितना है? 2000 है, कितना बनाने में लगा? 100 रुपया, तो इसका डिफरेंस जो है ना वही बेनिफिट है ना, तो ये भी हमारा सही होगा। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रनिंग एटीएम, गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डेबिट कार्ड, नहीं, सिर्फ ए और बी होगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, द मार्शल लर्नर कंडीशन should be fulfilled for the success of devaluation। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, जो मार्शल लर्नर कंडीशन है, मार्शल लर्नर कंडीशन ने क्या कहा था कि एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी प्लस इंपोर्ट इलास्टिसिटी ग्रेटर होना चाहिए 1 से, तब डिवेल्युएशन जो है वो करेक्ट करेगा किसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, वहीं अगर एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट जो है वो इक्वल टू 1 होगा तो किसी भी प्रकार का कोई स्थिति चेंज नहीं होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जैसा है वैसा ही रहेगा। वहीं एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इंपोर्ट इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 हो, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा? डिवैल्यूएशन जो है वो इंप्रूव करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट को, मतलब डेफिसिट दूर होगा।
नेक्स्ट है डिवेल्युएशन मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टली एंड इंपोर्ट चीपर। नहीं, गलत है। जब डिवेल्युएशन होता है मतलब अपना करेंसी का वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट चीप हो जाता है, ठीक है, और जो इंपोर्ट होता है वो हो जाता है कॉस्टली, ठीक है। तो हमारा ये आंसर गलत है हमारा, ठीक है, रीजन गलत है, सिर्फ ए करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इफ डिस्टर्बेंस टर्म इज हेटेरोसिडास्टिक, मतलब जिसका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएंस ऑफ यू आई जो है, ठीक है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है, नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है हेटेरोसिडास्टिसिटी। Which one of the response based on given statement is true? Euler's estimator of bias, नहीं, अगर हेटेरोसिडास्टिसिटी है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या क्या सिचुएशन होता है। ये होता है आपका अनबायस्ड होता है, ठीक है, लीनियर भी होता है, अनबायस्ड, बट बेसिकली हम लोग डिस्कशन लीनियरिटी का ज्यादा कोई वैसा इंपॉर्टेंट रोल आगे नहीं है, तो अनबायस्ड होता है, ठीक है। अनबायसनेस के बाद साथ ही साथ कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है ये, ठीक है, और वेरिएंस इज नॉट मिनिमम, वेरिएंस इज नॉट मिनिमम, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये तीन हो गया ना, जिसके कारण इनएफिशिएंट होता है वो, ठीक है, क्या होता है, इनएफिशिएंट, राइट। तो बायस तो नहीं होगा क्योंकि अनबायस्ड होता है। ऑयलर्स एस्टिमेट डू नॉट हैव मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, मैंने अभी कहा ना कि वेरिएंस इज नॉट मिनिमम, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन ऑयलर्स एस्टिमेटर विल बी इनएक्यूरेट। हाँ, अगर हम लोग देखो सबसे पहले अगर हेटेरोसिडास्टिक है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टेस्ट ऑफ ऑयलर्स के बेसिस पे अगर टेस्ट करते तो जो एस्टिमेट आएगा वो इनएक्यूरेट रहेगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑयलर्स एस्टिमेट्स आर इनकंसिस्टेंट, नहीं, मैंने कंसिस्टेंट बताया ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो होगा बी एंड सी, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है अकॉर्डिंग टू 2019 द टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी यूएसए, चाइना, यूएई एंड सऊदी अरबिया, हांगकांग। ये 19 का डेटा है, ठीक है। प्रेजेंट में याद रखिएगा इंडिया सबसे अधिक एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है, सबसे अधिक इंपोर्ट जो है चाइना से करता है, ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा। तो 29 का ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू अ फर्म्स लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। देखिए लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है उसका ट्रेडिशनल जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ये ट्रेडिशनल मेथड जो है कॉस्ट का ये होता है जो शॉर्ट रन मिनिमम शॉर्ट रन वाले से बनता है, और मॉडर्न व्यू जो है वो हमारा लॉन्ग रन इस प्रकार का होता है, एल शेप का होता है, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, सीधा जा रहा है ना, एल शेप का होता है, राइट शेप। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लर्निंग कर्व, ठीक है। जो ट्रेडिशनल वाला मेथड था लॉन्ग रन एग्रीगेट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एलएससी, इसको इनवेलप कर्व भी हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग लर्निंग कर्व कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लॉन्ग रन से रिलेटेड स्टेटमेंट सही है। अ स्वैप्ड एलोकेशन इज वन दैट पैरेटो एफिशिएंट एज वेल एज इक्विटेबल एलोकेशन। हाँ, अगर पैरेटो एफिशिएंसी और इक्विटेबल एलोकेशन है, ये टर्म को स्वैप्ड एलोकेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा इस चीज को। तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आगे बढ़ते 31 नंबर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, मतलब सरकार बोरो कर रही है, इसका क्या होता है, ड्रॉइंग फ्रॉम ट्रेजरी, बिल्कुल ये बोरोइंग है। प्रिंटिंग करेंसी नोट, बिल्कुल है। देखिए जब भी नोट वगैरह प्रिंट करते हैं ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल, क्या बोलेंगे, फिनांसिंग करना, ठीक है। इसके अलावा होता है डेट मोनेटाइजेशन, ठीक है, डेट मोनेटाइजेशन बोलिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या, मॉनेटरी फिनांसिंग, ठीक है। तो ये जो टर्म है डेट मोनेटाइजेशन या फिर जो मॉनेटरी फिनांसिंग, ठीक है, ये इसमें सरकार कहती है सेंट्रल बैंक से कि भैया आप नोट छाप के दो, मतलब वो सेंट्रल बैंक से बोरो कर रही है टू फिनांस द डेफिसिट, ठीक है।
तो ए और बी सही हमारा होगा। बोरोइंग फ्रॉम नॉन बैंकिंग, हाँ नॉन बैंकिंग से भी बोरोइंग है, बोरोइंग फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम ये भी है, बिल्कुल ए बी सी डी तीनों होगा, ठीक है ना, सॉरी चारों होगा। क्वेश्चन 32, अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ इकोनॉमिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें सुम्पीटर आए थे, फिर उसके बाद हेरोड आए थे, सुम्पीटर का फिर आए थे हमारे सोलो, फिर आए थे रोस्टो। तो क्या बी ए डी सी, बी ए डी सी नहीं, अच्छा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक प्रकार से, ठीक है, रोस्टो और सोलो में, है ना। रोस्टो ने दो मॉडल दिया है, एक सॉरी सोलो ने दो मॉडल दिया था, दो थ्योरी दिए थे, ठीक है। तो पहला थ्योरी जो है तो था वो रोस्टो के देने से पहले दिए थे, दूसरा बाद में दिए थे। तो बाद वाला को अगर मान के चलेंगे तो हमारा बी ए सी डी हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी में से सबसे पहले तो सुम्पीटर ने दिया था, ठीक है। आप चाहो तो सब गूगल करके इसका ईयर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहता है इफ नो इंडस्ट्री ड्रॉज इट्स आउटपुट इट्स ऑन आउटपुट एज इनपुट, कहता है कोई अगर कोई सेक्टर है जो क्या करता है, नो इंडस्ट्री ड्रो इट्स आउटपुट एज इनपुट, मतलब वो आउटपुट जो है उसका वो इनपुट के रूप में वो यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, A11 A22 A23 ये सब, ठीक है, सॉरी A33, राइट, ये डायगोनल एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, वो जीरो होता है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। जब हम आप लोग को इनपुट आउटपुट अलग से पढ़ाएंगे वहां डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर। अगर नो इंडस्ट्री ड्रोज इट्स ऑन आउटपुट एज इनपुट तब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, कहता था कंबाइंड लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, ये सब समझाने का चीज है नहीं, ठीक है, ये तो चूंकि थियोरेटिकल चीज है तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, है ना। कहता था कंबाइंड लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल स्टेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द 2 years, इतना इतना आप लोग करंट में चेक कर लेना एक बार, ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंगली 67% था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस 2011 में ही हुआ है, ठीक है, मिनिमम सेक्स रेशियो किसका था, हरियाणा का था, ठीक है, ये भी फैक्ट पे बेस्ड है। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपको ही पता है मिल्क से रिलेटेड है, कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन Q, ये क्या दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ 10 L का पावर 0.8 K का पावर 0.2, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल रिस्पेक्टिवली आर। वाह क्या बात है, MPL MPK दोनों निकालना ऑप्शन में है, यहाँ पे MPL ये हमारा MPK है, ठीक है। अरे यार क्या है ये, अच्छा MPL MPK MPK, ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। MPL हमारा होगा L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 इंटू 0.8 L का पावर माइनस 0.2 K का पावर 0.2, मतलब होगा 8 K का पावर 0.2 L का पावर 0.2, दैट मीन्स 8 K बाय L 0.2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, MPL हो गया। MPL कहीं है 8 इंटू K बाय L 0.2, या बिल्कुल ये भी है। MPK कितना होगा, MPK होगा K के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 10 इंटू 0.2 L का पावर 0.8 K का पावर माइनस 0.8 होगा, दैट इज 2 L बाय K का पावर 0.8, 2 L बाय K, ये C, तो A और C हमारा आंसर होगा, A एंड C, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉकिन साइमन कंडीशन, देखिए साइमन हॉकिन कंडीशन है ना, कहता है कि I माइनस A जो होगा, ठीक है, मैट्रिक्स, इसका डायगोनल एलिमेंट जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव है लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ कहता है कि जो डिटर्मिनेंट होगा I माइनस A का ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, डिटर्मिनेंट A शुड बी पॉजिटिव, A का मतलब नहीं I माइनस A से है, डिटर्मिनेंट I माइनस I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, I माइनस शुड बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही। डिटर्मिनेंट I माइनस शुड बी निगेटिव, नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ I माइनस शुड बी पॉजिटिव, ये भी सही है। तो B एंड D आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर C। आगे क्या है, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, पढ़िए।
उर्मिला ही इसका कहना है कि प्राइवेट फिनांस वेदर ऑफ फर्म्स और इंडिविजुअल स्टार्ट विद अ गिवन इनकम प्लान एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच एक्सपेंडिचर मस्ट बी प्लान। पब्लिक फिनांस ऑन द कंट्री starts with a given expenditure plan and the authority adjusts their income by means of taxes and resources to match the expenditure। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिंपली कहते हैं जो प्राइवेट फिनांस होता है ना, वो अपना इनकम के अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करता है। ठीक है, क्लियर है? क्या करता है? एक्सपेंडिचर जो है वो मस्ट बी प्लान, इसके अकॉर्डिंगली, उसके जो इनकम है जो फ्रेमवर्क उसका उसके अकॉर्डिंगली, राइट। वही जो पब्लिक फिनांस होता है उसमें पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लान होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लान करता है और एक्सपेंडिचर प्लान करने के बाद इनकम को ढूंढता है। समझ रहे हैं? ये इनकम के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर प्लान करेगा और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली इनकम एडजस्ट करती है। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। सिराज कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी डिफर फ्रॉम प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन दैट द फॉर्मर शुड बी बैलेंस इनकम एंड शुड नॉट नेसेसरली सीक अ प्रॉफिट इन मैनर दैट एन इंडिविजुअल वुड। हाँ ठीक है, पब्लिक जो अथॉरिटीज होते हैं वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं उनका मेन मोटिव होता है क्या, वेलफेयर करना, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, जबकि इंडिविजुअल का मोटिव होता है प्रॉफिट। ये भी सही स्टेटमेंट दिया था इन्होंने भी, सही है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट 40 नंबर का था लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय। देखिए लेबर डिमांड कर्व जो हमारा है वैसे प्रकार का है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी बोलते हैं, VMP है ना, या डिमांड फॉर लेबर लिख दीजिए, राइट। कहते इधर वेज रेट है, इधर एम्प्लॉयमेंट ऑफ नंबर ऑफ लेबर है। ठीक है, इंक्रीज इन वेज रेट, देखिए अगर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है वेज तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये मूवमेंट है, ये लेफ्ट शिफ्ट नहीं है। कब होगा शिफ्ट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मतलब नीचे की ओर शिफ्ट होना हो रहा है। ये कब होगा? ये तब होगा जब उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, तो डिक्रीज इन मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए कहते हैं मार्कोविच थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, जो मार्कोविच का दिया हुआ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, बेसिकली याद रखिएगा वो कंसीडर करके चलते हैं कि किसी प्रकार का एडवर्स सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब किसी प्रकार का असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट स्टार्टअप एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने। इन्वेस्टर फ्री एक्सेस टू फेयर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन रिटर्न एंड रिस्क, हाँ मैंने कहा ना ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को नहीं मानते, मतलब मानते इंफॉर्मेशन फुल इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टर हैव अ टेंडेंसी टू लीन टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी, नहीं क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने डिस्कशन नहीं किया है। इन्वेस्टर रैशनल एंड मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल जो इन्वेस्टर्स होता है वो रैशनल होता है और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी और डी। बी और डी कहां पे है? बी, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हैरोडोमर कंसीडर अ फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन विच द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नेशनल सेविंग रेट, इनवर्सली ऑन नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो, डायरेक्टली ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनवर्सली एग्रीकल्चरल ग्रोथ। देखिए उनका एक्चुअल ग्रोथ का फॉर्मूला याद रखिएगा ना, S/C होता है ना, GC इक्वल से S होता है, तो G बराबर लिख सकते हैं S/C। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू S एंड G इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू C, मतलब क्या ये कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया। ठीक है, तो पहला है नेशनल सेविंग रेट S, ठीक है ना, तो डायरेक्टली ऑन नेशनल सेविंग रेट, इनवर्सली ऑन नेशनल, इनवर्स है ना इसके साथ। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी दोनों का गलत होगा। A B होगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? चलिए कहता ओवरशूटिंग मॉडल डॉनबुश के द्वारा दिया गया, जिनका मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक भी आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, क्या कहा उन्होंने डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, अगर इसको डिटेल में जाना अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बात करते हैं ना रिलेशनशिप किसके बीच में, स्टिकी प्राइस और वोलाटाइल एक्सचेंज रेट। मतलब उनका कहना है कि प्राइस स्टिकी होता है और एक्सचेंज वोलाटाइल होता है, जिससे ओवरशूटिंग होता है। ठीक है, क्या होगा? मार्केट में ओवरशूटिंग होगा। क्लियर है? ये थ्योरी इनका दिया हुआ था कि स्टिकी प्राइस होने से, एक्सचेंज वोलेटाइल होने से क्या, तो ओवरशूटिंग का प्रॉब्लम आता है, ये ओवरशूटिंग बाहर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? डिटेल में हम लोग अलग से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर टू अ सर्टेन पॉइंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? एजवर्थ बॉक्स आपने पढ़ा होगा है ना, इंडिफरेंस इफिशियंसी जो बताता है ना,
कहता है ये जो एजवर्थ बॉक्स है इसका कॉन्ट्रैक्ट कब इसी को बोलते हैं, क्लियर। कहता है अ पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट कब आर मोर इफिशिएंट, इसके ऊपर जो है वो मोर इफिशिएंट होता है, नहीं, बेस्ट इफिशियंसी कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर कमोडिटीज की बात करें तो एमआरएस एक्स वाई ऑफ कंज्यूमर ए एंड एमआरएस एक्स वाई कंज्यूमर बी दोनों बराबर होता है, तो चाहे एबव हो चाहे बिलो हो, ठीक है, वो नहीं होगा हमारा, इफिशियंट नहीं होगा वो, ठीक है। सबसे अधिक एफिशिएंट इसी लाइन पे कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे होता है, ठीक है, ये गलत है। द कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इज सेम फॉर द बोथ इन, हाँ, क्योंकि इस पे ना ये इंडिफरेंस का दोनों इंडिविजुअल का सेम होता है, ठीक है। इस पर इधर ए का होता है हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इधर बी का होता है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ए इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये रिलेटेड है कंज्यूमर से। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय प्रोफेसर केन्स, ठीक है। उनका क्या कहना था कि जो हमारा कंजम्पशन होता है वो एब्सोल्यूट रूप से करंट इनकम पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर। मतलब इनकम कंजम्पशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और नॉन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, याद कीजिए मैंने ये 45 डे चैलेंज में एक दिन पढ़ाया है मल्टीप्लायर्स इन इकोनॉमिक्स, तो मैंने बताया था ना गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, वो डायरेक्ट यहाँ से देख लीजिए, आंसर में डी मार दिया हूं, अब जाइए प्लेलिस्ट में दिखा हुआ है 45 डे चैलेंज, ठीक है, यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का, उसमें जाकर के आप देख लीजिए कैसे लाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जीडीपी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ करंट प्राइस, करंट प्राइस पर जीडीपी मेजर होता है, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, बेस ईयर पे डिपेंड करता है तो वो होता है रियल जीडीपी, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। अ ग्रोथ मॉडल इन विच देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन ईच फैक्टर, मतलब अगर सिर्फ हम लोग लेबर का बात करें, ठीक है, और कैपिटल का बात करें तो इसका डिमिनिशिंग होगा, इसका भी डिमिनिशिंग होगा, ठीक है, बट constant rate to scale and exogenous technology changes that generate long term growth, मतलब अगर लेबर कैपिटल दोनों साथ में लेकर के चले, ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, सिंगल का बात करेंगे डिमिनिशिंग होगा, ये सोलो के द्वारा दिया गया मॉडल है, ठीक है, याद रखिएगा सोलो मॉडल है। नेक्स्ट है अ टाइम सीरीज अंडर द कंडीशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज म्यू एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स टी प्लस के इज कांस्टेंट, ठीक है, क्या है भाई, स्ट्रिक्टली स्टेशनरी है, नॉन स्टेशनरी है, वीकली स्टेशनरी, कहां पे डिफाइन, याद रखिएगा। अगर एक्सपेक्टेशन है मीन वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये हमारा कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, दैट इज म्यू हो, वेरिएंस जो हमारा है, ठीक है, वेरिएंस दिया हुआ हो हमारा, राइट, ये टी है, यहाँ एक्स टी लिखा हुआ है, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। कोवेरिएंस जो हमारा है वो क्या है, एक्स टी और एक्स टी प्लस के, ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है वाई के, इसको बोलेंगे स्टेशनरी। ये क्या होता है, स्टेशनरी, कोई भी एक फेल हो जाए, मतलब इसमें कोई भी दो फेल हो जाए तो वो नॉन स्टेशनरी, ठीक है। अब कहता है स्ट्रिक्टली अगर तीनों सेटिस्फाई कर रहा हो तो स्ट्रिक्टली स्टेशनरी होगा, या फिर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा हो या फिर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा हो तो होता है वीकली स्टेशनरी, ठीक है। यहां पे सिर्फ ये और ये दिया है, मतलब इसमें सिर्फ दिया हुआ है ये वाला और ये वाला, तो ये होगा वीकली स्टेशनरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, हाँ करता है, ये तो ऑब्जेक्टिव है भाई। टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल है। टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, हाँ ये भी है। टू प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर, नहीं, प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं देता, आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है वो, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा नॉट पूछा था, ऑप्शन नंबर डी होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, सीधा सीधी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था, ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कहता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर यूजफुल फॉर दोज हु विश टू, देखिए फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है कि अभी प्रेजेंट में जो प्राइस है उस पे एग्रीमेंट कर लेना फ्यूचर में ट्रांजेक्शंस करने के लिए, ठीक है, तो इस क्या क्यों किया जाता है भाई, दोज हु
प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रिस्क दैट एक्सचेंज रेट विल चेंज बिफोर अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। हाँ देखो हमेशा फ्लक्चुएशन होते रहता है ना एक्सचेंज रेट में, तो भाई कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस ना आ जाए, ठीक है, तो उस चेंजेस से बचने के लिए जो क्या किया जाता है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का अपनाया जाता है। सही है। गैम्बल दैट अ करेंसी विल राइज इन वैल्यू, जैसे अभी क्या हुआ ना, गैम्बलिंग करना फ्यूचर में वैल्यू राइज कर रहा हो, या गैम्बलिंग करना फ्यूचर में वैल्यू घट रहा हो, ठीक है। देखिए अगर मैं गैम्बलिंग कर रहा, फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाएगा हमारे करेंसी का, ठीक है, तो महंगा पर करेंगे। अगर मान लीजिए गैम्बल कर रहा है, देखो यहाँ पे बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ठीक है, बायर और सेलर, ठीक है। देखिए अगर हम फॉरेन करेंसी बाय करना चाहते हैं, ठीक है, मुझे लगता है फ्यूचर में, जैसे हम इंडिया के हैं, अमेरिका का करेंसी डॉलर खरीद रहे हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, तो मैं अभी सस्ते में खरीद के रख ले रहा हूं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट करवा ले रहा हूं, ठीक है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर को लग रहा है फ्यूचर में वैल्यू घट जाएगा, तो अभी के प्राइस पर ही सेट कर दे, ताकि फ्यूचर में भाई आप फिर देखो जिस रेट पर आप एग्रीमेंट किए उसी रेट पर खरीदना पड़ेगा। तो दोनों को फायदा, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा हो सकता है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों स्थिति में फायदा है, ठीक है। एक्सचेंज करेंसीज एट अ पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कहता है, बिल्कुल सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कहता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटीड where the competitive firm exhibits the following condition MRPTXY that is marginal rate of transformation। देखिए ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका स्लोप होता है हमारा क्या, पीपीटी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर यहाँ होता है जहाँ कम्युनिटी का वेलफेयर जो है, मतलब इंडिफरेंस का टच करता है। ये जो हमारा रेशियो प्राइस रेशियो है ये क्या है, MRPTXY बराबर प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। बिल्कुल यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे नहीं है इसमें, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी ओरिजिनेट हुआ है कनाडा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री स्टेट विच सिक्योर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंटर शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू अमंग द स्टेट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली मतलब कौन से टॉप 3 स्टेट है जिनको सबसे अधिक शेयर दिया गया टैक्स में, ठीक है। देखिए अभी 15th के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को दिया गया शेयर, 14th में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को दिया गया था, फिर बिहार को, फिर मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो आंसर हमारा ए बी सी तीनों ही हो जाएगा। ए बी सी कहाँ, ए बी सी कहीं है, ए बी सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए बी सी ओनली, राइट। चलिए कहता है टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो भैया टोटल कॉस्ट दिया है तो एसी निकालें, टीसी बाय क्यू होता है, क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन एसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एसी को क्यू के रिस्पेक्ट में इक्वल 0 करेंगे, मिनिमम का ही कंडीशन होता है, क्या हो जाएगा 2Q माइनस 10 बराबर 0। क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 10 इधर गया 2, 5 बचेगा, ठीक है। अब बात सिंपल है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में देखना पड़ेगा ना, डी स्क्वायर ए सी बाय डी क्यू स्क्वायर, है ना, वो लेस देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या होगा, जब डिफ्रेंशिएट के इतना आया इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो एप्लीकेशन ऑफ पार्ट डिफ्रेंशिएशन में क्वेश्चन है 2 है, ग्रेटर देन 0 आया ना, तो मतलब फंक्शन मिनिमम है, ठीक है। एसी मिनिमम कहाँ है, जहाँ क्यू बराबर 5 है, ठीक है। अब क्या है, एसी मिनिमम का वैल्यू निकालना है, तो एसी पे एसी जहाँ है उसमें पुट कर दीजिए हम लोग क्यू बराबर 5, क्यू स्क्वायर है एसी, ये एसी है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 60, ठीक है। तो 25 माइनस 50 प्लस 60, 60 में 85 माइनस 50 बराबर 35, तो मिनिमम एसी 35 होगा, क्यू 5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 57 कहता है टीआर दिया हुआ है, टीआर कितना है हमारे पास 1400Q माइनस 6Q स्क्वायर, ठीक है। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास है, क्या है भाई 1500 है प्लस 80Q है, Q बराबर है 100, ठीक है, क्लियर। तो कौन सा सही है, तो सबसे पहले
TR से MR निकाल लेते, डिफ्रेंशिएट करेंगे Q के रिस्पेक्ट में कितना बचेगा 1400 माइनस 12Q, ठीक है। MC क्या होगा 80 आएगा, क्लियर। कहाँ सही क्या सही है भाई, देखो Q का वैल्यू अगर MR में पुट कर दे, MR कितना है हमारा, MR हमारा होगा 1400 माइनस 12 इंटू 100, तो 1400 माइनस 1200 दैट इज हो गया हमारा 200, ठीक है। तो क्या हुआ, MC इक्वल 80 है, ठीक है, MC हमारा बिल्कुल 80 सही है, ऑप्शन ये सही है। MR ज्यादा है MC से, ये भी सही है, बाकी ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है, क्लियर। तो A और B होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए, कहता है सैंपल साइज 400 है, सैंपल मीन 99 है, मतलब सैंपल मीन हमारा कितना है 99 है, पॉपुलेशन मीन है हमारा, सॉरी 99 है ना, हाँ 100 है, ठीक है। फिर है एंड कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिस्टिक्स है 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट अंडर n, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो कितना दिया है भाई, जेड 2.5 है ना, 2.5 बराबर 99 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट अंडर कितना हो गया 400। इसका मॉड्यूलस देना, जब माइनस में आएगा ना ये मॉड्यूलस देकर पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। 2.5 बराबर कितना, मॉड्यूलर 1 माइनस 1 तो 1 बचेगा, तो रूट अंडर 400 ऊपर चला जाए कितना बचेगा 20 बचेगा, बिल्कुल, बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स 20 बाय 2.5 कितना आएगा 200 बाय 25 कितना 8 हो गया, बिल्कुल 8 हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवोकेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट टू ओवरकम मार्केट फेलियर थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी। मार्केट फेलियर वगैरह का सिचुएशन से गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू निकला जा सकता है, बिल्कुल सही है। इट इनकरेजेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सपोर्ट टू प्रोग्रेसिवली मोर एडवांस प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, हाँ हाँ क्या करते जा रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ, इसमें 59 है ना, हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, सही बोला मैंने, ठीक है। चलिए ये डिस्कस करने लायक नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन तो छूट गया है, मैनेज कीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग, आंसर बता दूंगा जो भी होगा। 61 कहता है, यहां देख के बताइए क्या ओवर आइडेंटिफाइड है, अंडर आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, क्या है, किसका, फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है ना। क्या कैसे करते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन चेक करने का एक ऑर्डर कंडीशन होता है, रैंक कंडीशन होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते, डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम लोग को आपको पता होगा कि क्या करना है, k माइनस एम करना है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन g माइनस 1 है तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग ओवर आइडेंटिफाइड, अगर k माइनस एम इक्वल g माइनस 1 है तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, और k माइनस एम लेस देन g माइनस 1 है तो अंडर आइडेंटिफाइड कहते हैं। k का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे k का मतलब सीधा सीधी है सॉरी k का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल इन द मॉडल, ठीक है, मॉडल में कितने वेरिएबल हैं, ठीक है। k क्या है, k है नंबर ऑफ वेरिएबल इन द मॉडल, ठीक है। g क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन, राइट। और m क्या है, m है नंबर ऑफ वेरिएबल विच इज टू बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, टू बी आइडेंटिफाइड, राइट। तो क्या होगा, के नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, y1 y2 y3 तीन वेरिएबल, x1 x2 x3 तीन, 6 हो गया टोटल। ये u1 u2 u3 नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो k बराबर हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया, g तीन इक्वेशन है तो g हमारा 3 हो गया,
एम कितना हो गया, एम हमारा हो गया। फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, तो एम बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो के माइनस एम कितना आएगा हमारा, देखिए के माइनस एम आएगा हमारा, के 6 है 4 है, तो 6 माइनस 4 गया, कितना बचेगा 6 माइनस 4 आएगा 2, और g माइनस 1 करेंगे तो g कितना, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, माइनस 1 कितना हो गया 2। देखिए दोनों बराबर है ना, क्या बताया था, दोनों अगर बराबर k माइनस एम बराबर g माइनस 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता क्या है, ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज एन इसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर स्टेपिंग अप ग्रोथ जीडीपी। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी तो जीडीपी ग्रोथ होगा। इट इज विटल इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। बिल्कुल, कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में बढ़ाने की जरूरत है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईएस एंड एलएम कर्व एक्सप्लेन। देखिए आईएस कर्व प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखाता है या गुड्स मार्केट बोलिए, एलएम कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखाता है। तो प्रोडक्ट मार्केट मनी मार्केट हो गया। देखिए आईएस कर्व ना इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग के डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से मिलकर बनता है, और एलएम कर्व जो है वो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के इक्विलिब्रियम पॉइंट से मिलकर बना है। आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एलएम कर्व अपर स्लोपिंग जनरली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी होगा, सिर्फ ए बी। कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है, फॉरेन ट्रेड इक्विलिब्रियम नहीं है ये। ठीक है, चलिए Who said, I believe that the objective for this investment should be benefit the public, the consumer and the investor, and at the same time to improve competitiveness and eliminate monopoly। जॉर्ज फर्नांडिस का ये कोट है, तो कोट याद रखना, कितना कोट याद रखिएगा, बहुत सारे कोट है ऐसे, वो क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इनकम कंजम्पशन कर्व गिवन है। ठीक है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बियॉन्ड पॉइंट ए। पॉइंट ए का मतलब क्या है, पॉइंट ए के बाद क्या दिखा रहा है, पॉइंट ए के बाद दिखा रहा है कि हम एक्स का कंजम्पशन तो बढ़ा रहे लेकिन वाई का घटाते जा रहे। देखिए पॉइंट ए पे इतना कंजम्पशन कर रहे थे, इतना कर रहे थे वाई का, इतना कर रहे थे एक्स का। आगे बढ़े, क्या हुआ, एक्स का कंजम्पशन बढ़ा, वाई का घटा, फिर आगे एक्स का बढ़ा, फिर वाई का घटा। इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वाई का कंजम्पशन घट रहा है, एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो वाई हमारा है ये इंफीरियर है। इनकम बढ़ने के साथ साथ जिसका कंजम्पशन क्या होता है, घटता है, वो इंफीरियर होता है, और एक्स जो है वो नॉर्मल गुड्स है, चूंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। ठीक है, वाई इंफीरियर एक्स नॉर्मल क्या है, गुड वाई इंफीरियर एक्स नॉर्मल। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 66 है, which of the following situation represents an economic investment in the national income calculation। नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। ठीक है, बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आई। तो ये हमारा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, हाउस को बनाना। बाइंग न्यू शेयर्स, नहीं शेयर्स के बारे में डिस्कस नहीं करता है यहाँ पे। बाइंग अ न्यू कार बाय पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स, ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। बाइंग अ न्यू कार बाय हाउस, और ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ए सी और डी, और आंसर होगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स इफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्टेकर डायग्राम अपीयर्स to fall on a straight line going upward from left to right। मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है, कहां से, स्कैटर, मतलब जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है हमारा। ठीक है, सारा डेटा उसी पर फॉल कर रहा है, लेफ्ट से राइट अपवर्ड जा रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर ऐसे डाउनवर्ड होता इसी प्रकार से सब डेटा इसी पर आता तो वो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होता। ठीक है, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन बताया नहीं ना कैसा, पॉजिटिव तो हमारा कुछ भी हो सकता है, अगर इस प्रकार से जा, ऐसे भी जा रहा हो। ठीक है, ये भी तो हमारा पॉजिटिव ही जा रहा है ना, क्लियर। तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा अगर सारे डेटा लाइन पर ही फिट बैठ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट
द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया एट करंट प्राइस। देखो करंट प्राइस के बेसिस पे बताना है, 18-19 का डेटा है, ठीक है। अभी आप लोग अभी का डेटा देख लीजिएगा, ठीक है। उस समय के अकॉर्डिंगली 53-55% जो था वो कहां से था, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, किसमें, जीवीए में, ठीक है। ये देखिए मैच करना है, स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें डिस्कस कर क्या ही करा जाए, है ना। ए का ऑप्शन 3 होगा। सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर ये होता है, पहला का 3, फिर सैंपल वेरिएंस इसका होगा 4, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 सैंपल मीन, इसका स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, और इसका 1 होगा, ठीक है। तो मतलब पहला 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1 ए, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, मैच कर लीजिएगा, फॉर्मूला से पूछा हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 17 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू एज सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है वो बायस होता है, अनबायस्ड नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी कब होगा, तो उसको उसका ट्रू सॉल्यूशन क्या, ऑयलस मेथड नहीं, ऑयलस जो अप्लाई करते हैं तभी तो पता चलता है वो बायस है। प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड नहीं, ये भी नहीं। टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, ये दोनों का यूज करके जो है ना, रिस्पॉन्स इज द ट्रू एज अ सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस, ठीक है। तो बी, सी एंड डी होगा आंसर हमारा, सी डी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल, मतलब जब पैसा हम लोग होल्ड करते तो उसका क्या कॉस्ट है, लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन, एकदम गलत है। डिफ्लेशन में तो मनी, रियल वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है, ठीक है। फॉरगॉन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, बिल्कुल सही है, हम सेविंग करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं लेकिन वो छूट गया। यूटिलिटी फॉरगॉन बाय नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, भी सही है, हम उस पैसे से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के उससे यूटिलिटी ले सकते थे बट वो भी चला गया। रिटर्न फॉरगॉन बाय नॉट होल्डिंग अदर एसेट्स, ये भी सही है, अदर एसेट्स ले सकते थे ना बट वो नहीं लिया मैंने। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, कहता है गिवन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन of a given series and if to each and every observation of series is added a constant k, मतलब सब वैल्यू में, मतलब वैल्यू हमारे पास x है, 1 2 3 4, सब में k वैल्यू कुछ ऐड कर दिया गया, ठीक है। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, मतलब कुछ वैल्यू जोड़ घटाव कर दे कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करता है स्केल पे, मतलब कुछ प्लस, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई करेंगे हर ऑब्जर्वेशन को वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है ऐड किया गया, ऐड मतलब ओरिजिन, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वैल्यू जो था हमारा वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगर कहता के मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन पुराना इंटू के हो जाता, मतलब अफेक्ट होता है स्केल से, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, रेट एट विच पॉपुलेशन ग्रो इंक्रीज पर 1000 पर एनम, ठीक है। ए ऑप्शन डायरेक्ट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है ये। कहता है चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड टिपिकली पुट लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट डिसएडवांटेज बिकॉज, देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड में जब चेंजेस आता है तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज को डिसएडवांटेज होता है, क्यों, दे स्पेशलाइज इन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स, जो लेस डेवलप्ड कंट्री होते हैं बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चरल गुड्स में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, उसी को वो बेचते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं होता, इस कारण मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को नहीं बेच पाते हैं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। दे हैव हायर लेबर कॉस्ट, नहीं, लेस डेवलप्ड कंट्री में तो लेबर सस्ता में मिलता है। दे स्पेशलाइज इन ट्रेड इन सर्विसेज लाइक टूरिज्म, कहाँ लेस डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे कहाँ टूरिज्म उतना ज्यादा डेवलप होता है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड विथ लेस डेवलप्ड कंट्री, करता है बट ये क्वेश्चन इसका आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट पे क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। पे क्रॉसिंग जो है एक टर्म है, ठीक है, जिसको इस एक्ट में ये याद रख लीजिएगा, सेक्शन 124 है, इसको भी डिस्कस करने लायक मुझे कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, इसमें देखिए रेवेंस्की थ्योरम, रेवेंस्की थ्योरम किसकी बात करता है, मैट्सडर इफेक्ट किसकी बात करता है, देखिए रेवेंस्की थ्योरम कहते हैं द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन द प्रोडक्शन एंड ट्रेड, कहता है जिस किसी कंट्री में अगर फैक्टर एंडोमेंट किसी चीज का बढ़ जाता है तो उसका इंटेंसिव, मतलब लेबर बढ़ जाएगा, तो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव का घट जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2। और मैटलर इफेक्ट क्या है, मैटलर इफेक्ट जो है वो इफेक्ट ऑफ टेरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस की बात करते हैं, जब
टैरिफ लगता है तो टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ता है डोमेस्टिक प्राइसेस पे, ठीक है। फिर स्टॉपलर सैमुअल्सन, स्टॉपलर सैमुअल्सन बात करते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन का, तो मतलब इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइसेस, ठीक है। तो ए का हो गया हमारा 2, ए का हमारा 2, तो ये बी और सी तो नहीं होगा, ए का 2, मैचलर का हो गया 3, तो ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है a decision free framework to identify a country's most binding constraint on economic growth is termed as, ये ग्रोथ डायग्नोस्टिक होता है, ये इसका मीनिंग ही होता है कि किसी भी कंट्री का मतलब कोई स्टेट एक डिसीजन फ्रेमवर्क सेट करना, क्यों, टू आइडेंटिफाई कंट्री मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, कौन सा कंस्ट्रेंट है जो सबसे ज्यादा रुकावट बना हुआ किसी कंट्री के डेवलपमेंट में, ठीक है, उसको ग्रोथ डायग्नोस्टिक बोलते हैं, क्लियर। चलिए सीपी ब्लैकर के अनुसार स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम क्या है, डायग्राम में ए बी सी क्या इंप्लाई करता है। देखिए पॉइंट ए जो हमारा है, सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज बताया था, कौन कौन सा, ये हम लोग 1 स्टेज 2 स्टेज 3 4 5 स्टेज, ठीक है। ये हमारा था अर्ली स्पेंडिंग, फिर लेट स्पेंडिंग, और ये था हमारा क्या था, ये हमारा था मतलब लो स्टेशनरी जो था वो है, तो ये इसका आंसर तो हमारा, अच्छा इसमें ऑप्शन दिया भी नहीं है ना, ऑप्शन लिखना भूल गया हूं मैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी दिखा रहा है कौन सा, अर्ली स्पेंडिंग, बी सी दिखा रहा है लेट स्पेंडिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर ये बी, डी और सी और डी दोनों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केवाईसी, नो योर कस्टमर, क्या होता है ये, स्टैंडर्ड कैन सब्जेक्ट अ बैंक टू सीरियस एंड कस्टमर पार्टी रिस्क एट फॉलोज, मतलब अगर केवाईसी ना हो तो क्या होता है, रेपुटेशन रिस्क बिल्कुल सही है, कंप्लायंस रिस्क बिल्कुल सही है, लीगल रिस्क बिल्कुल, बैंक्रप्सी नहीं, उससे नो कस्टमर को नहीं पता रहेगा, वो अगर नहीं रहेगा तो बैंक को बैंक्रप्सी थोड़े हो जाएगा, ए बी सी होगा, ठीक है, ए बी सी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए it is the main cause of commercial bank failure is because of providing inappropriate loans to बैंक इंसाइडर। देखो बैंक इंसाइडर जो होता है ना, बैंक के अंतर्गत काम वगैरह करने वाले एम्प्लॉइज वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है, उसका फेलियर का क्या ये बड़ा रीजन है, नहीं, कमर्शियल बैंक का वो रीजन तो नहीं है, मेन तो एनपीए वगैरह जो हो जाता है उसके कारण कमर्शियल बैंक फेलियर आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट कहता है नहीं आप रूरल एरियाज को लोन दो, एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोन दो, क्रॉप वगैरह नहीं हो पाया तो क्या हुआ, एनपीए चला गया पैसा अच्छा खासा तो ये तो नहीं होगा। बैंक एम्प्लॉइज आर प्रोवाइडेड लोन एट लोअर रिस्क रेट, हाँ ये तो सही है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो बैंक एम्प्लॉइज होते हैं उसको मिलता है लोन, ठीक है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। शायद इसका आंसर की मैं अलग आंसर दिया था, पर चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक पॉवर्टी इज द मेन प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया, बिल्कुल क्रोनिक पॉवर्टी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैज कॉज्ड अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी सही है बट रीजन करेक्ट थोड़े है, ब्रिटिश कॉलोनी के कारण अंडर डेवलपमेंट आया, बट अभी जो प्रॉब्लम इंडिया का पॉवर्टी वो क्रोनिक पॉवर्टी है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट बट आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 82 a curve reflecting relationship between countries per capita income and its inequality income distribution, वो क्या है, लॉरेंट कर्व इनइक्वालिटी दिखाता है, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं दिखाता है, वो पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी के बीच। फिलिस कर्व प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन बताता है। लेफर कर्व रेट ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू वो बताता है, टैक्स रेवेन्यू। क्विनेट का हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, पर कैपिटा इनकम के बीच में और इनइक्वालिटी ऑफ अ कंट्री, ये इन्वर्टेड यू शेप का आपका कर्व होता है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बाउंसिंग ऑफ अ चेक, ये 2 years का होता है, ठीक है, इसको कोई डिस्कशन नहीं है। इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विथ एक्सटर्नलिटी, ये किसने डिस्कस किया, कॉस्ट थ्योरम है हमारा ये, ठीक है। तो तीसरा होगा इसका आंसर। रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, ये लेफर कर्व होता है, अभी था ना लेफर कर्व कहीं, हाँ यही, ठीक है। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी गेम थ्योरी होता है, ये जो बचा ऑप्शन ये होता है, ठीक है।
3142 ऑप्शन नंबर ए। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, डेटा दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो उसको नहीं लिए हैं। क्या हो जाएगा, y बराबर सी कितना है 50 प्लस 0.8, वाई डी डिस्पोजेबल इनकम है, उसका मतलब y माइनस रेट ऑफ टैक्स होता है, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स इनटू y, ठीक है। फिर क्या है, फिर है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है 100 प्लस गवर्नमेंट कितना है 30, क्लियर है। क्या होगा, y बराबर 550 प्लस 0.8 इंटू वाई माइनस कितना 20% है टैक्स, 20% मतलब 0.2 होता है, तो 0.2y, क्लियर, प्लस 130 मतलब कितना हो गया, y बराबर 180 प्लस 0.8 इंटू 0.8y, ठीक है। सही है ना, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, y बराबर 180 प्लस 0.64y, इधर माइनस कर दे तो y माइनस 0.64y बराबर 180, 0.36y बराबर 180, क्या होगा इसका क्वेश्चन 8, मैं देख रहा हूँ डिवाइड करके, y बराबर क्या होगा 180 बटा 180 डिवाइडेड बाय 0.36, 500, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो द प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर टेक ऑफ वाज मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग। जी हाँ, मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग होना चाहिए, तभी टेक ऑफ में जा सकते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग इज नेसेसरी टू जनरेट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेट इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो बड़ा सिंपल है, कंजम्पशन हाइपोथेसिस है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था, फ्रीडमैन ने दिया था, ठीक है, तीसरा होगा ये। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस डसनबरी ने दिया था, 4 नंबर होगा इसका। एब्सोल्यूट केन्स ने दिया था, मोदी गिलानी लाइफ साइकिल दिए थे, ठीक है। तो 3 4 3 4 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करना है, पहले कौन है, पहले क्लासिकल आया था, ठीक है, फिर हमारे पास केन्सियन आए, उसको क्रिटिसाइज किया मॉनेटरिस्ट ने, एंड देन रेशनल एक्सपेक्टेशन आया था डीबीसीए, डीबीसीए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ठीक है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जून 2005 से। क्या होता है ये, देखिए, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो आया था, इफेक्ट कब से इफेक्टिव हुआ, 1 जून 2005 से। ये क्या है, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स डिवाइड ऑन द कैश विड्रॉवल ऑफ मोर देन, 50,000 से ज्यादा एक इंडिविजुअल विड्रॉ करता है या फिर दूसरे लोग 1 लाख से ज्यादा, तब उस पर लगेगा, एक सिंगल डे में अगर इतना विड्रॉवल किया जा रहा है एक इंडिविजुअल के द्वारा या फर्म वगैरह द्वारा इतना, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगेगा, कितना, कहां से, नॉन सेविंग बैंकिंग अकाउंट से, ठीक है, 0.1%, जितना निकालेगा एक्स्ट्रा उस पर 0.1% टैक्स लगेगा, ठीक है। 19 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय इतना, ये अशोक डालविया कमेटी था जो 2022 तक डिसाइड किया फार्मर्स का इनकम डबल करना, क्लियर। हाँ जी, तो ये था आपका पूरा का पूरा 2020 का क्वेश्चन और विथ सॉल्यूशन, है ना। वीडियो एंड करूं उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन फिर से दे दूं, अगर आप सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और 50% का ऑफ अभी प्राप्त कीजिए। और अगर यूजी और पीजी इकोनॉमिक्स का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स का क्लास आपको करना है तो भी आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको 30% का भी ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।